Now, paper 1 of JPSC prelims. So friends, as you know, I am Rajiv Ranjan, और I'll try to initiate you into your preparation for the JPSC examinations. For the time being, I'll give you the dynamics. वो तौर तरीके में बताऊंगा कैसे पेपर 1 को तैयार किया जाता है। देखिए, इस चीज को बारीकी से समझ लीजिए कि जब अभ्यर्थी जेपीएससी की तैयारी शुरू करता है तो पेपर 2 में तो बहुत बड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि जो कुछ पढ़ना है झारखंड के बारे में पढ़ना है, बहुत सी किताबें भी हैं, बहुत मटेरियल भी हैं, हर आदमी हाथ आजमा रहा है झारखंड के ऊपर। बट इन पेपर 1 a candidate is in a no man's land. इतना वास्ट और डाइवर्सिफाइड सिलेबस होता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहली चीज, वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड सिलेबस। इसके पहले कि मैं ये चीज आपके साथ आगे बढ़ूं, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, आज का हालात जो हमारे झारखंड में ऐसा है कि बच्चे बड़े निराश हैं। जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, बड़ा ही एक प्रकार से कह लीजिए भयावह आंदोलन हुआ, नतीजन पेपर कैंसिल करना पड़ा। तो बच्चे के मन में ये बात बैठ गई है कि ये क्रम जारी रहेगा। तो पहली चीज जो मैं आपके आस्था स्थापन के लिए बता देना चाहता हूं, टू रीएनफोर्स योर फेथ इन द सिस्टम, लेट मी टेल यू दिस, कि देखिए, जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम जेएसएससी और अदर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशंस। क्यों? क्योंकि जेपीएससी का संचालन एक कमीशन करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्यूटरी बॉडी इसका संचालन करती है। अ मेंबर ऑफ द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड्स द प्रोटोकॉल रैंक ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का जज छोटा आदमी नहीं होता। तो झारखंड के कमीशन का मेंबर एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, एक सिद्ध व्यक्ति होता है, जो कि बहुत जल्दी इन परिस्थितियों में अपने को नहीं पाता है जिसमें कि हम जेएसएससी को देख रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर मान भी लीजिए कि कुछ पिलफरेज होता है, instances of cheating or for that matter misappropriation and anything happens, तो जेपीएससी में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सी अफवाहें उड़ाई गई कि 7वें 8वें 9वें 10वें जेपीएससी में पेपर लीक हुआ था प्रीलिम्स का, फलाने सेंटर पे कहीं एक साथ 40 बच्चे क्वालिफाई कर गए, कहीं एक साथ 30 बच्चे क्वालिफाई कर गए। ठीक है, माना कि मालफियांस हुआ है, माना कि अनएथिकल मीन्स यूज हुए हैं,
माना कि सिस्टम के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, उस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से क्या फायदा मिला? उस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स तो आपने मान लीजिए कि क्वेश्चन मैनेज करके क्वालिफाई कर लिया। 1 मिनट में देखिए, हर चीज हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, मैं किसी को इनक्रिमेट नहीं कर रहा हूं, किसी को दोषित नहीं कर रहा हूं, ना मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि किसी तरह गलत सही तरीके से आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो मेंस का पेपर 6 पेपर्स हैं और वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जब तक आपकी बौद्धिक और भाषाई परिपक्वता बहुत गहन ना हो, unless it is not very deep, you cannot clear the mains. Agreed. Even by hook or by crook, you clear the mains. ये भी आप निकाल दीजिए। Then in the interview board of the JPSC Civil Services Examination is always headed by a member of the JPSC, Jharkhand Public Services Commission, and as I told you, he holds the protocol of a judge of the High Court. It is a distinguished post. तो चेयरमैन हमेशा जेपीएससी का मेंबर ही रहता है, एक्स ऑफिशियो, और उसको हुडविंग करना, वो पहले के कई बार डीसी रहे होते हैं, कमिश्नर रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट पब्लिक पोस्ट पे रहे होते हैं, उनको हुडविंग करना, उनको चीट करना, ये असंभव है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पहली बार, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रेमाइस के साथ भगवान का नाम लेके शुरू कीजिए कि यहां पर आपके साथ वो व्याभिचार नहीं होगा, कदाचार नहीं होगा, जो कि अभी हाल में ही देखा गया है। और ये पैन इंडिया फिनोमिना है, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में पेपर लीकेज ये। लेकिन देखिए, सिविल सर्विसेज में मान लीजिए प्रीलिम्स में पेपर लीक भी हो गया, कुछ गलत सही हो भी गया, आपने कुछ चीज़ें मैनेज भी कर ली, तो भी उसका कोई प्रतिफल होने वाला नहीं है, क्योंकि द सिस्टम इज सो एक्सटेंडेड एंड टैम्पर प्रूफ, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट द सिस्टम एंड गेट एन एडमिशन और गेट अ सिलेक्शन, गेट अ सिलेक्शन। बात समझ में आई? तो पहली बात कि शुद्ध मन से, खुले आत्मा से, with the belief that I am the one who can make it, हम निकाल लेंगे। अपने खुद मुख्तारी का एहसास आपके अंदर होना चाहिए। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर खाक ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। तो हैव फेथ इन यू दैट यू कैन मेक इट। इस प्रेमाइस के साथ आपकी ऊर्जा अपने आप दोगुनी हो जाएगी। आप शुरू कीजिए। अब आइए सिलेबस पे। सिलेबस इज वेरी वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड एंड टू एन एक्सटेंट अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, जैसे हिस्ट्री में यह कह दिया गया है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री का स्कोप या मेडिवल हिस्ट्री का स्कोप इतना बड़ा है कि आप और छोर ढूंढते रह जाएंगे, और समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। ठीक है, वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड सिलेबस एंड लिमिटेड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सिलेबस अनडिफाइंड है, आप नहीं जानते हैं कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, और आपके काम का
only about 10 to 15% of the materials you get are relevant to the preparation of your examination. ठीक है? Only about 10 to 15% of the study material which you get on the net or in the books are relevant to you. ठीक है? To your exams. क्लियर? लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे पूरा, तब तक आप कैसे जानेंगे कि क्या आपके काम का है और क्या आपके काम का नहीं है? और दोस्तों, पूरा पढ़ने में कई जन्म, कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, इतना मटेरियल है। सेकेंडली, क्या आपकी मानसिक परिपक्वता वो है कि आप जज कर लें कि दिस इज रेलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन एंड दिस इज इररेलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन? एंड थर्ड थिंग, क्या जो मार्गदर्शन आपको मिल रहा है वो मार्गदर्शन इतना सक्षम है कि वो जज कर ले कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यू? देखिए, this tendency or this propensity or this capacity to judge as to what is important for your examination and what is irrelevant for your examination, it comes only with experience and mental expertise. Friends, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें जेपीएससी के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। एक बहुत प्रख्यात प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं हमारे रांची के, जेपीएससी के जनरल स्टडीज क्लास में 3 क्लास उन्होंने खराब किया कि पेगासस पर डिस्कशन करने में। पेगासस, दैट सॉफ्टवेयर यू नो विच वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल एट दैट टाइम। 3 क्लास। तो मैंने उसी समय कहा कि देखिए, नहीं पूछेगा, डोंट वेस्ट टाइम ओवर इट, इट इज सो कंट्रोवर्शियल एंड समथिंग विच परटेन्स टू द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, नहीं पूछेगा। तो उन्होंने एक प्रकार से मुझे बुली कर दिया कि आपको क्या आता है, आप चुप रहिए। मैं चुप हो गया और नहीं पूछा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 3 क्लास, 3 बहुमूल्य घंटे बच्चों के हु आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो वेस्ट हो गया इसमें, एक ऐसे चीज को पढ़ने में जो कि उनके किसी काम का नहीं था। तो द सिलेबस इज वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड and you have to have a very deep degree of penetration into the syllabus so as to literally, देखिए समय कितना है, 8 सेक्शंस हैं आपके पेपर 1 में। उस हर सेक्शन में अगर बहुत कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन समय दे सकता है तो 30-30 घंटे एक सेक्शन पे दे सकता है। अब एक सेक्शन पे 30 घंटा देने के बाद जितना कुछ आपसे पूछा जा सकता है, देखिए, इफ यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, इट ऑपरेट्स बाय द मेयर थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड चांस। तो प्रोबेबिलिटी और चांस के हिसाब से ये टीचर के एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि वो
कितनी चीज़ों को करेक्टली इंटरप्रेट कर दे कि लुक वी हैव लिमिटेड टाइम एट आवर डिस्पोजल, ऑल बी टेकिंग अप दीज थिंग्स एंड गॉड विलिंग दे फीचर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इट विल बी माई एफर्ट। नाउ फ्रेंड्स, आगे थोड़ा सा बढ़िए। सर्टेन ग्रे एरियाज इन द सिलेबस। आम तौर पे जब लड़का जेपीएससी की तैयारी करता है तो ही इज क्वाइट कंफर्टेबल इन हिस्ट्री, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच ही स्टडीज इन हिस्ट्री आर बुलशिट, है ना, हमड्रम जिसको कहा जाता है। अब अकबर की बड़ी मूछें थी, बलिष्ठ भुजाएं थीं, बड़ा सा पगड़ी बांधता था, बड़ी तलवार लेके घूमता था। What have these things to do with the history of Mughal dynasty? History essentially, as is asked in the examination, depicts the cultural, social, architectural, religious cross currents of history। ठीक है, नाउ नहीं सेव कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, ठीक है। नाउ तो कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, ये भी एक फाइन आर्ट है जिसको कि आपको बताया जाएगा। लेकिन जब ग्रे एरियाज की बात मैं करता हूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है फ्रेंड्स। 7th, 8th, 9th, 10th जेपीएससी का लगभग 138 बच्चों का इंटरव्यूज मैंने चेयर किया। आई वॉज इन द चेयर एंड सम वेरी illustrated and respectable people in the educational profession, academic profession, sat there as my colleagues. Out of the 138 odd candidates which I prepared for the interview, about 63 finally made it to the list. Taking names is odious and futile, but I tell you, there is not a district, or for that matter even a block in Jharkhand, जहाँ की हमारा इंटरव्यू कैंडिडेट पोस्टेड नहीं है। तो अब हमने क्या पाया, even after the examination results were out, final results, I kept in touch with my students. More or less I choreographed their entire academic efforts. तो मैंने पाया कि शायद ही 10 लड़के उसमें इकोनॉमिक्स में 100 से ऊपर पाए हों आउट ऑफ 200। मीन्स का पेपर इकोनॉमिक्स का 200 का होता है। तो ओनली about 10 to 15 odd students, they scored above 100 in that paper, in economics paper, and this is the general trend. आम तौर पे in our Jharkhand 50% of the institutes preparing students for the competitive examinations, especially for the JPSC or the UPSC, they do not have a प्रॉपर इकोनॉमिक्स टीचर, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना टेक्निकल है कि लोग इसमें जल्दी हाथ ही नहीं लगाते, और हाथ भी लगाते हैं तो बड़े ही नौसिखिए तरीके से, एमेच्योरिश तरीके से हाथ इसमें लगाते हैं। इसके पीछे देयर इज अ लॉजिक। तो पहला ग्रे एरिया जो है दैट इज इकोनॉमिक्स। अब इस
उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों इकोनॉमिक्स में इतना खराब स्कोरिंग आता है। आपको शायद ही कोई मिलेगा जो कि मेंस दिया हो और इकोनॉमिक्स में 100 पार किया हो। क्या वजह है? वजह यह है कि द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स which we are taught in our colleges and universities is theoretical economics, हाँ? ठीक है ना। लेकिन जो एग्जामिनेशन में पूछता है दैट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो बेसिक रीजन यही है, हाँ, theoretical economics which we are taught in the schools and colleges, it is of no use सिवाय ये कि एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बैठा दे इंडिविजुअल्स के दिमाग में, इसके अलावा उसका कोई और प्रयोजन नहीं है। ठीक है, जो काम का चीज है वो प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। मैं बहुत अच्छे अपने कलीग्स के बारे में जानता हूं जो कि कहते हैं कि दे आर गुड टीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन आज के दिन मैं पूछ दूं कि व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एट करंट प्राइसेस, स्टैंडर्ड प्राइसेस और बेस प्राइसेस, तो नहीं बता पाएंगे कि ये तीनों हैं क्या, क्योंकि उन्होंने ऐसे पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने बस कुछ फॉर्मूले रट लिए हैं, ये जीडीपी ये है, जीएनपी ये है वो है। तो ratification in the ultimate analysis doesn't help. Myself, I have been a class 1 bank officer of the government of India, and at least we know the inner dynamics of the monetary and fiscal functioning of the country, and that is what is relevant to you. उसी से वो पूछता है। तो ये ग्रे एरिया है जिसको कि बच्चा इवन विथ अ बार्ज पोल छूने की हिम्मत नहीं करता है। एंड एग्जाम्स आफ्टर एग्जाम्स दिस हैज प्रूव्ड टू बी द वाटरलू ऑफ स्टूडेंट्स इन झारखंड। तो थोड़ा केयरफुल इस सेक्शन में रहिएगा। सेकेंड ग्रे एरिया जो आपका सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 पेपर 1 का, सेक्शन 8 पेपर 1 का आपका एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब ये करंट होता है। ठीक है, कैसे आज के मौजूदा परिस्थिति में इनकी विवेचनाएं क्या हैं, इस सब पर ये बात करते हैं। बहुत से और भी चीजें हैं जैसे कि poverty and unemployment, droughts, आप आमतौर पे देखेंगे कि टीचर इन चीजों को छूते ही नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा, और छूते भी हैं तो उनका इंफॉर्मेशन लेवल जो वही घिसी पिटी किताबों में, बजरंगी एंड बुक वाले में मिलता है, पुरानी किताबों में 15 साल पुराना इंफॉर्मेशन, वही लेके वो चले आएंगे। उनके अनुसार आज के दिन प्रोजेक्ट टाइगर में अभी 40-42 ठो होंगे नेशनल पार्क्स,
जबकि 55 हो चुके हैं। महादेवी नेशनल पार्क जो कि लेटेस्ट है, गोवा में इनॉग्रेट हुआ पिछले साल अक्टूबर में 2023 में, तो 55 हो चुके हैं। लेकिन उनसे बात कीजिए तो अभी भी वो बाबा आदम के युग में हैं। वो कहेंगे क्योंकि किताब में है। दत्तन सुंदरम पढ़ेंगे तो 2012 का एडिशन पढ़ेंगे। अब उस 2012 के एडिशन का आज के दिन क्या रिलेवेंस है? यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। देखिए, हम लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत टेढ़ा है, ये है, वो है, नॉन साइंटिफिक है। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है, सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत साइंटिफिक है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन अस दैट वी आर वीकलिंग्स। हम लोग तैयारी ही ठीक से नहीं करते। दैट इज द बेसिक कॉजेटिव फैक्टर। हम लोग तैयारी ठीक से नहीं करते हैं। तो इस सेक्शन पे कहीं भी कोई प्रॉपर तैयारी, एक आध दो खास जगहों को छोड़ दीजिए, और वहां भी मैं मानता हूं कि इट डजंट सेटिस्फाई मी। तीसरा जो ग्रे एरिया है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, हम लोग, पहली बात तो यह है कि लड़का इतना घबराया हुआ होता है कि उसको झारखंडे से फुर्सत नहीं मिलता है। वो मालूम क्या अध्ययन करना चाहता है झारखंड में, गॉड नोस। जबकि साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड हो तो बहुत आराम से आप पूरे झारखंड के बारे में, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे बजटरी इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, एवरीथिंग आप बहुत आराम से, क्योंकि देखिए दोनों पेपर करना है। पेपर 1 लड़का होपलेस होके छोड़ देता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो प्लीज़ वो मत कीजिए। थोड़ा सा आप गौर कीजिए। अब इसी बात से अंदाज लगा लीजिए कि मैं आपको एक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ कि पेपर 2 का एवरेज मार्क्स आपके प्रीलिम्स में लगभग 5-5.5 लाख लड़के पिछले बार बैठे थे। पेपर 2 का एवरेज स्कोर 42 था। उसमें कुछ लड़के थे जो कि 80 भी लाए थे 100 में से, और कुछ ऐसे घुसकुल थे जो कि 20 भी लाए थे, 15 भी लाए थे। लेकिन पेपर 1 का एवरेज स्कोर 31 था, 11 का फर्क। इसलिए कि पेपर 1 में जो मिला वो बस लह गया, मिल गया। तो फ्रेंड्स, इस सिंड्रोम से बचना है। अब बात आई करंट अफेयर्स की, तो देखिए करंट अफेयर्स में हम लोग करते क्या है, कैसे तैयारी करते हैं? तो हम लोग तैयारी करते हैं सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया से क्या, अच्छा देखिए जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल और इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, अब सोशल मीडिया से क्या कंसेप्चुअल चीज आपको मिलेगा? वो तो कोई भी यूट्यूबर आके बकबक करेगा, वहां पे कोई कॉन्सेप्ट बनेगा आपका करंट अफेयर्स का? कोई बैकड्रॉप क्लियर होगा? नहीं होगा। तो वाई टू वेस्ट योर टाइम? लेकिन वी वेस्ट आवर टाइम बिकॉज वी हैव नथिंग बेटर टू डू। कुछ ज्यादा हम लोग करना ही नहीं है, उसके अलावा आता ही नहीं। जब चांस गुजर जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, एंड व्हेन यू डोंट फिट द बिल, तो आपको लगता है कि हमने क्या खो दिया। अब फिर नए सिरे से तैयारी शुरू कीजिए, और ये अनवरत प्रक्रिया जारी रहती है। तो वाई टू गेट योर सेल्फ इन दैट ट्रैप? उस जाल में क्यों फंसे? तो देखिए, मैंने मौलिक चीजें आपको बता दी। अब हम लोग क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज माई बेसिक मोटिव ऑफ कमिंग हियर टू यू? देखिए, 30-40 घंटे का
पर्सनली मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है हर सेक्शन का, जिसमें कुछ सेक्शंस मैं डील करूंगा और कुछ सेक्शंस जो मेरी नज़र में एक्सपर्ट हैंड्स हैं वो डील करेंगे। ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इस तरह के। लेकिन इकोनॉमिक्स तो खैर मैं खुद डील करूँगा, क्योंकि आई हैव बीन एन एक्सपर्ट इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, फिस्कल इकोनॉमिक्स, आई मीन अप्लाइड इकोनॉमिक्स डायमेंशन ऑफ इट। तो ये हम लोग करेंगे, एक कैप्सूल कोर्स बनेगा। आपसे गुजारिश ये है कि पर सब्जेक्ट का जो एनरोलमेंट चार्जेस होगा वो नॉमिनल होगा, से अबाउट 1000। उसको देखिए, पहले 3-4 वीडियोस फ्री में आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। देखिए कि क्या आपके काम का है कि नहीं है, इज इट रेलेवेंट टू यू और नॉट। क्योंकि देखिए, लेट अस understand our predicaments, our situation. The exams have been announced, right? And we have limited time at our disposal. समय अब नहीं है। So our success lies in the fact as to how we are able to effectively reallocate or allocate our resources for the attainment of our goal. उसी में हमारी सफलता अंतर्निहित। और 50 जगह दिमाग लगाने से, हाथ पैर मारने से ये सेल्फ डिफीटिंग हो जाता है, कुछ मिलेगा नहीं। सिस्टमेटाइज योर सेल्फ एंड गेट गोइंग, राइट? तो from tomorrow onwards, we will be projecting a section of paper 1 with you, whether it is history, it is geography, it is this, it is that. और 2-2, 3-3 क्लासेस या वीडियोस एक दिन में जाएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा और पहले ही वीडियो से आप समझ जाएंगे कि क्या आपने मिस किया है। Because let me tell you one thing, with proper planning and proper implementation, no goal is unattainable. You can very jolly well make it. तो अब रस्म रथी का वो लाइन कि अब आन मिलन की बेला है, अब प्रीत कहाँ अब रीत कहाँ। And as John Fitzgerald Kennedy in his inaugural address as the President of the United States of America said, now the trumpet summons us, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though embattled we are. तो रणभेरी बज चुकी है, 5.5-6 लाख संभवतः इस बार संख्या और बढ़ेगी। लड़के रहेंगे समर क्षेत्र में और विजयश्री का चंदन आपके माथे लगना चाहिए, राइट? विद दिस आई इनिशिएट यू इनटू अ venture of enthusiasm, hope and success, है ना? और God willing you will come out with flying colors. It isn't very costly, it isn't very anything. See it out for yourself, है ना? क्योंकि देखो बाबू, होता क्या है कि 40 to 50 मार्क्स, जैसे करंट अफेयर्स हुआ, सेक्शन 8 हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये लड़का छूता ही नहीं है, क्योंकि he is not academically acclimatized to it. So with this, I wish you all the best. May the Lord Almighty reward your efforts with success, है ना? May your every effort be crowned with glory. I, Rajiv Ranjan,
wish you all the best for your examinations. From tomorrow onwards, we'll begin on our venture of Learn from the Master series. Thank you so much. Thank you.